ओके जी, हम चैप्टर 13 को कंटिन्यू रखते हैं, starting from strategic moves and commitments. So action used to put rivals at a disadvantage are basically strategic moves. There are basically three types. एक तो है basically commitments, threats और तीसरा promises. So तीन तरह की strategic moves हो सकती हैं आपकी, commitments, threats and promises. सो इन तीन एस्पेक्ट्स में जो है वो आप अपने जो राइवल्स हैं उनको डिसएडवांटेज पर लेके जा सकते हैं। कमिटमेंट्स क्या है कि आप जो एग्जिस्टिंग जो आपकी सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करते रहें। ठीक, और थ्रेट्स क्या है, आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो राइवल्स हैं उनके प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो गए। और फ्यूचर प्रोमिसेस भी हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में ऐसी एक कोई फीचर्स लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके राइवल्स को कंटिन्यूस थ्रेट्स जो फील हो और वो भी अ, अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इन्हांस कर सकें। सो जो मार्केट में बेसिकली क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक मूव्स दे मैटर। तो जो क्रेडिबल नहीं होंगी ऑब्वियसली वो मूव्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई खास इफेक्ट जो है वो नहीं है। So managers announce or demonstrate to rivals that they will bind themselves to take a particular action or make a specific decision. और वो अपने राइवल्स को जो है वो उस पर मजबूर कर लेते हैं। जैसे कोक एंड पेप्सी का एलिमेंट हमें बहुत क्लियरली नज़र आता है कि ये अगर 25 की सेल कर रहा था ये भी 25 की सेल कर रहा है। तो अगर ये प्राइस वॉर में फर्ज करें ये इसको लेके जाता है ये 20 की तो मजबूरन इसको भी 20 करना पड़ता है। ये बेसिकली वही बात है कि दे विल बाइंड देमसेल्व्स टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। सो उसकी वजह से उनको बाउंड होना पड़ता है एक दूसरे के बीच, नो मैटर व्हाट एक्शन इज टेकन बाय राइवल्स। तो ये जो बाउंडनेस है इतनी स्ट्रिक्ट है, कोई भी एक्शन हो जो राइवल्स ले रहे हों आपको जो है वो उसको एग्जैक्ट उसी में रिस्पॉन्ड करना हो। सो थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस क्या हैं, दे आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर ये हो गया तो ये होगा। ठीक है, थ्रेट्स दो तरह की हो सकती हैं, एक्सप्लिसिट होती है और टेसिट होती है। यानी खुली ओपन वर्ड्स में आप जो है थ्रेट कर रहे हैं या आप जो है वो दबे लफ्ज़ों में थ्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर। अब जैसे है, इफ़ यू टेक एक्शन ए आई विल टेक एक्शन बी विच इज़ अनडिज़ायरेबल या कॉस्टली टू यू। तो अब ये हो सकता है कि अगर अगर आपका राइवल जो है वो ये काम कर रहा है तो मैं ये काम करूँगा जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर दे। ठीक, तो ये एक ओपन थ्रेट है। सो प्रोमिसेस क्या हैं, इफ़ यू टेक एक्शन ए आई विल टेक एक्शन बी विच इज़ डिज़ायरेबल और रिवार्डिंग टू यू। जो आप चाहते हैं ऑब्वियसली और उसकी वजह से आपको फ़ायदा भी होगा, तो ये एक प्रॉमिस भी आ गया। सो कॉपरेशन इन रिपीटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या हो सकती है, दे अकर when oligopoly firms make individual decisions that make every firm better off than they should be in a Nash equilibrium। और Nash equilibrium बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव Nash equilibrium की बात होगी। अगर कोऑपरेटिव हो तो फिर तो कोई इशू नहीं, तो कोऑपरेटिव है तो इसी वजह से उसको कोऑपरेटिव हम कहें। अच्छा, एक एस्पेक्ट है चीटिंग का, दिस इज बेसिकली मेकिंग नॉन कोऑपरेटिव डिसीजंस। So it does not imply that firms have made an agreement to cooperate। So इसमें लाजमी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट हुआ हो और फिर उसमें कोई चीट करे। सो ये
एक कुछ कुछ टेसिट एग्रीमेंट्स भी होते हैं, अनरिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं। लोग कुछ खास सर्टन स्टेप्स बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन अगर कोई कंपनी ले ले तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली चीटिंग। अब अगर आप वन टाइम बिजनेस डायलेमा को देखें तो बेसिकली उसमें थीम क्या है कि कॉपरेशन जो है, इट इज़ बेसिकली नॉट अ स्टेबल स्ट्रेटिजिकली स्टेबल एलिमेंट। तो जो कॉपरेशन का एलिमेंट है उसको आप देखेंगे वो लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। आपने एक आध इंसिडेंट में, दो तीन इंसिडेंट्स में कॉपरेट कर लिया होगा, लेकिन आप जो है फॉर लाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं हो सकते। तो नॉन कोऑपरेटिव डिसीजंस किसी न किसी स्टेज में आने ही आने। So no future consequences from cheating. So both firms expect the other to cheat. So कोई स्पेसिफिक लॉन्ग रन जो है वो इफेक्ट नहीं होता आपको। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक दूसरे से तवक्को कर रहे होते हैं कि वो चीट करें। जो चीटिंग का रिस्पॉन्स चीटिंग से देना, वो कह रहा है कि बेस्ट है। सो अगर हम ए एम डी और इंटेल के हवाले से प्राइसिंग डायलेमा को देखें तो ए एम डी जो है वो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है एज अगेंस्ट इंटेल। सो फर्स्ट करेंगे, अगर हम पे ऑफ्स देखें उनके इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स और प्रॉफिट पर वीक, ये पर वीक प्रॉफिट की बात है। अगर ए एम डी की प्राइस आई हो और इंटेल की भी प्राइस आई हो तो इंटेल को रेवेन्यू होता है 5 मिलियन का और इसको होता है 2.5। लेकिन अगर इंटेल समहाउ अपनी प्राइस हाई रखे और ए एम डी अपनी प्राइस लो कर दे तो इससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है किसको, इंटेल को, और ए एम डी जो है वो गेन कर रहा है। लेकिन अगर इंटेल जो है चूँकि वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, वो अपनी प्राइस लो कर देता है और ए एम डी अपनी प्राइस हाई करता है, तो उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, इंटेल की जो रेवेन्यू है वो 6 मिलियन पे चला जाता है और जो ए एम डी है उसका रेवेन्यू बहुत नीचे चला जाता है 0.5 पे। और इसी तरह सिनारियो डी में अगर दोनों डिसाइड करते हैं कि प्राइसेस लो रखनी है तो इंटेल की जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियसली प्राइस कम रखने की वजह से लो हो जाएगा, लेकिन ए एम डी का तो और ज़्यादा बहुत ही लोएस्ट होगा। तो ए एम डी की ख्वाहिश ये होगी कि वो यहाँ पे हो जहाँ उसके रेवेन्यूज मैक्सिमम है। और अगर हम इसकी बात करें इंटेल की, तो इंटेल की ख्वाहिश यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव हो सकता है आप कि दोनों ही हाई रखें, क्योंकि दोनों को अच्छा रेवेन्यू मिले। लेकिन अगर कोई चीट करेगा, ठीक, इंटेल अचानक प्राइस लो कर तो उससे उसको इफेक्ट होगा, यहाँ पे चीटिंग का एलिमेंट आ सकता है। ठीक, यहाँ पे इंटेल अगर चीट करे और यहाँ पे ए एम डी चीट करे तो आप उस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, क्योंकि ए एम डी को रेवेन्यू वहाँ पे ज़्यादा मिले। और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन का एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है डी। अच्छा, पनिशमेंट और चीटिंग क्या है? विद रिपीटेड डिसीजंस चीटर्स कैन बी पनिश्ड। सो जो आप कंटिन्यूस जो है वो डिसीजंस करके चीटर्स को पनिश कर सकते हैं। When credible threats of punishment in later rounds of decision making exist,
सो उसमें ये है कि आपका आज तो आपने चीटिंग अलाउ कर दी है, लेकिन कल आपको आप उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब ये जैसे AMD और इंटेल के सिनारियो में हमने देखा था कि यहाँ पे $6 ले रहा था और वो चीट करता तो उसको $3 मिलते थे, $1 million पर वीक ऑफ रेवेन्यू। तो अगर इसने पहले चीट किया तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम भी चीट कर लेते हैं, तो हम जो है वो मैक्सिमम गेन करते रहेंगे और उसको मैक्सिमम लूज करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो इसीलिए उसने कहा है कि अगर कंटिन्यूस जो है वो हम चीट करें उसके डिसीजन में, तो उसकी पनिशमेंट यही है कि हम कंटिन्यूसली जो है वो चीट करते हैं। So when credible threats of punishment in later rounds of decision making exist, so हमारे लिए तो एग्जिस्ट करता है एज एन एंटर। So strategically, astute managers can sometimes achieve cooperation in prisoners dilemma. So जो हमारे पास पिछला सिनारियो था उसमें हम कॉपरेशन अचीव कर सकते हैं, उसमें विन विन सिचुएशन है दोनों की। अच्छा, अगर आपने डिसाइड किया है कॉपरेट का करने के लिए, तो कॉपरेट का मतलब क्या है? व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ चीटिंग एक्सीड्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स ऑफ चीटिंग। तो जो कॉस्ट ऑफ चीटिंग है वो बेनिफिट्स ऑफ चीटिंग से बढ़ जाती हैं, तो फिर आपको ये कॉपरेशन की तरफ आना पड़ता है। ठीक, तो ये सिंपल रूल है उसका। इट इज अचीव्ड इन एन ऑलिगोपोली मार्केट व्हेन ऑल द फर्म्स डिसाइड नॉट टू चीट। ये उस वक्त होगा जब तमाम कंपनी फैसला कर लें कि अब उन्होंने चीट नहीं किया। चीट कब करेंगे? अपोजिट होगा। When present value of benefits of cheating exceed present value of cost of cheating। ठीक है, बेनिफिट्स यानी कॉस्ट से ज़्यादा होंगे तो हर कोई चीट करना चाहेगा, अदरवाइज वो कोऑपरेट करेंगे। तो अब प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्वियसली जितने भी फ्यूचर बेनिफिट्स हैं उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। सो बेनिफिट n डिवाइडेड बाई 1 + r⁴ तक चलेगा। अब बेनिफिट कैसे आ रहा है? बेसिकली हमने कहा था कि जो आपका जो प्रॉफिट है चीट करने से वो एक्सीड करना चाहिए प्रॉफिट जो कॉपरेट करने से। ठीक, तो आप इनके डिफरेंसेस को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर ये फर्ज करें कॉपरेट माइनस चीट होता, तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी और आपका डिसीजन जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट में देख रहा होगा कि आप जो है वो चीटिंग की तरफ जाना चाहते हैं या बेनिफिट्स की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, आप बेनिफिट्स ऑफ चीटिंग तो इस तरह से आ जाएंगी। सो कॉस्ट ऑफ चीटिंग कैसे आएंगी? कॉस्ट ऑफ चीटिंग बेसिकली जो कॉस्ट थी आपकी पाई कॉपरेट माइनस नैश इक्विलिब्रियम का जो पाई है उसके दरम्यान में जो डिफरेंस है वो आपकी कॉस्ट है, और जो आपका चीट माइनस कॉपरेट का है वो बेसिकली बेनिफिट्स को शो कर। तो आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू में एक चीज़ आप जहन में रखिए कि यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू के लिए टाइम यूज़ किया है वो देखिए बेनिफिट्स तो 1 2 और सीधा एंड तक जा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो वो कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 और वो CP तक जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो J है वो 1 से लेके P तक है। बेनिफिट्स में जो I था वो 1 to N था। सो इसलिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ चीटिंग है वो C1 से लेकर CP तक जाएगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आप गौर से देखें कि यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर है वो ह्यूज है, बड़ा है कॉस्ट के लिए। तो कॉस्ट के लिए वो कह रहा है कि N+1 N+2 और N+P तक जाएगा डिस्काउंट फैक्टर। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टाइम पीरियड है, लास्ट टाइम पीरियड, वो +1 करके हम उसकी कॉस्ट लेंगे, N+2 N+3 +3 N+P तक हम जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस उसमें एग्जिस्ट करता है।
तो हम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट को ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो डिस्काउंट फैक्टर लेंगे वो N+1 का लेंगे। सो आपके ये बेनिफिट्स आ रहे हैं ऑब्वियसली B1 से BM तक। सो आपका जो कॉस्ट है वो बेसिकली आगे से शुरू हो रही है C1 से CP तक, ठीक है। और ये पाई चीट और पाई कॉपरेट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो बेनिफिट है, और पाई कॉपरेट और नैश के दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपके कॉस्ट है। सो उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो आपको जो नेट बेनिफिट है चीट करने या ना करने का वो पता चल जाएगा। फिर होती हैं कुछ ट्रिगर स्ट्रेटजीज। अराइवल्स चीटिंग ट्रिगर्स, चीटिंग के कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होंगे जहाँ से पता लग रहा होगा अच्छा ये अब ये चीट करना चाहेगा, ये चीट करेगा। सो ये जो ही चीटिंग करता है तो उसकी वजह से पनिशमेंट फेज भी ट्रिगर हो जाता है, यानी टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हैं। So it punishes after an episode of cheating and returns to cooperation if cheating ends. तो अगर चीटिंग एंड हो जाए तो ऑब्वियसली एंड इसका कॉपरेशन पे ही है। फिर ग्रिम स्ट्रेटजी है, वो क्या है? पनिशमेंट कंटिन्यूज फॉर एवर, पनिशमेंट फॉर एवर है इवन इफ चीटर्स रिटर्न टू कॉपरेशन। और चीटर्स जो है अगर कॉपरेशन पे आ भी जाएं तो कहता है नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सज़ा ही मिलेगी आपको। दैट इज़ बेसिकली ग्रिम स्ट्रेटजी। अच्छा, फैसिलिटेटिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं? लीगल टैक्टिक्स डिज़ाइन टू मेक कॉपरेशन मोर लाइकली। तो ऐसे लीगल टैक्टिक्स अडॉप्ट किए जाएं जिसमें कॉपरेशन जो है वो फेवरेबल हो। तो चार किस्म की टैक्टिक्स हैं हमारे पास। एक तो है प्राइस मैचिंग, ठीक। प्राइस मैचिंग में जैसे कोक एंड पेप्सी परफेक्ट एग्जांपल्स हैं आपके पास। अच्छा, सेल प्राइस गारंटीज। तो सेल प्राइस की जो गारंटीज हैं अपने वेंडर्स को वो भी आप देते हैं। फिर पब्लिक प्राइसिंग है और प्राइस लीडरशिप है। ये चार एलिमेंट्स हैं, चार टैक्टिक्स जो है वो आप यूज़ करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि कोऑपरेशन एग्जिस्ट करे बिटवीन द फर्म्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइसेस में कोई चेंजेस करनी है तो वो आपस में मिल बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। तो वो डिसाइड करके जो जिस प्राइस पर एग्री हों उसी पे फिर सारे जो पार्टनर्स हैं या राइवल्स हैं वो वही प्राइस जो है वो अडॉप्ट करें। सेल्स प्राइस गारंटीज़ में बेसिकली जो गारंटीज़ हैं वो तमाम राइवल्स प्रोवाइड कर रहे हों तो वो कॉरपोरेशन की तरफ से आएगी, ठीक। इसी तरह पब्लिक प्राइसिंग है, यानी पब्लिकली जो है वो आप अनाउंस करें या पब्लिक ओपिनियन के तहत जो है वो प्राइसेस इस्टेब्लिश करें और उस पब्लिक ओपिनियन को तमाम राइवल्स जो है वो एक्सेप्ट करें, ठीक। और फिर प्राइस लीडरशिप स्ट्रेटजी है कि अच्छा एक ने चेंज किया, आप किसी एक को लीडर मान लेते हैं और उसने ये कहते हैं कि अच्छा उसने प्राइस चेंज कर दिया तो अब सब चेंज करें। तो ये स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट है जिनकी वजह से जो कॉपरेशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो प्राइस मैचिंग क्या है? फर्म पब्लिकली अनाउंसेस दैट इट विल मैच एनी लोअर प्राइसेस बाय राइवल्स, यानी अगर राइवल की कोई भी प्राइस लोअर लेवल पे होगी तो हम उसे मैच करेंगे। तो ये आप अपने एडवर्टीजमेंट में दे सकते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो वो एक टैगलाइन आपको मिलती है कि अगर इससे इससे कम कीमत पे कहीं पे आपको मिल जाए तो आप हमसे रिफंड ले जाए। या एक रिसेंट स्ट्रेटजी थी हमारे पास इसकी मेट्रो मुल्तान की प्राइस मैचिंग के हवाले से, कि अगर आपको कहीं से लोएस्ट प्राइस मिल जाती है वो प्रोडक्ट, आप आएँ प्रूव करें कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली है, तो हम आपको उसके डबल प्राइस जो है वो पे करें। तो ये उन्होंने एडवर्टाइज करा। फिर डिस्करेजेस नॉन कोऑपरेटिव प्राइस कटिंग, ठीक। It eliminates benefits to other firms from cutting prices.
So sales price guarantees can firm promises customers who buy an item today that they are entitled to receive any sales price that firm might offer in some stipulated future period. So यानी अगर हम फ्यूचर में इस आइटम की प्राइस कम भी कर देंगे तो आप हमसे आके अपना डिफरेंस जो है वो ले लीजिएगा. So primary purpose is to make it costly for the firms to cut prices. So जो prices कम करेंगे उनके लिए फिर वो costly हो जाएगा. Public pricing क्या है? Public prices facilitate quick detection of non-cooperative price cuts. तो जो non-cooperative price cuts हैं उनको फ़ौरन ही डिटेक्ट कर लिया जाता है public pricing. So ये टाइमली और ऑथेंटिक होती है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है. इट रिड्यूसेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स ऑफ चीटिंग. जो बेनिफिट्स ऑफ चीटिंग है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है और इसकी वजह से बेसिकली आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ चीटिंग है वो बढ़ जाती है. तो अल्टीमेटली जो फर्म्स हैं वो कॉपरेशन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं. रिड्यूसेस लाइक्लीहुड ऑफ नॉन कोऑपरेटिव प्राइस कट्स. जो नॉन कोऑपरेटिव प्राइस कट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं. इसका मतलब वो कोऑपरेटिव प्राइस कट्स की तरफ आ सकते हैं. फिर प्राइस लीडरशिप है. प्राइस लीडर सेट्स इट्स प्राइस एट अ लेवल इट बिलीव विल मैक्सिमाइज टोटल इंडस्ट्रीज प्रॉफिट. तो वो ऐसे लेवल पे सेट करता है जिससे उसे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स में इजाफा होगा या वो मैक्सिमाइज होगा. रेस्ट ऑफ द फर्म्स कॉपरेट बाय सेटिंग सेम प्राइस. तो बाकी सारे फॉलो कर रहे होते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट. जनरली लॉफुल मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग कोऑपरेटिव प्राइसिंग. तो ये सबसे बेहतर जो है वो आपका जो कोऑपरेटिव प्राइसिंग सेटिंग के लिए बहुत बेहतर जो है वो मैकेनिज्म कहलाएगा. तो फिर एक कॉन्सेप्ट है कार्टेल्स का. तो कार्टेल्स क्या है? मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव ओलिगोपोली. तो एक्सट्रीम फॉर्म है कोऑपरेटिव ओलिगोपोली की. इसमें एक्सप्लिसिट एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट टू ड्राइव अप प्राइसेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग टोटल मार्केट आउटपुट. तो इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है कि आपने सप्लाई जो है वो सेम रखनी, कोई एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन आप जो है वो क्योंकि सप्लाई सेम है तो प्राइस को जो है वो अपवर्ड मूव करवा लें और उसकी वजह से सबको बेनिफिट हो. तो ये क्लूसिव एग्रीमेंट इसलिए कह रहे हैं कि उनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी है भी सही, तो जानबूझ के जो है वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहे. इस वजह से काफ़ी प्राइसेस ऊपर आ गए. ठीक. कार्टेल्स का काम जो है वो बेसिकली यूएस, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी और बहुत सारे पूरी यूरोपीय यूनियन में इलीगल माना जाता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में कार्टेल्स बनाना लीगल भी है. कोई उनके लिए जो है वो ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है. तो इसमें जो प्राइसिंग स्कीम्स हैं दे यूजुअली स्ट्रेटेजिकली अनस्टेबल होती हैं और लॉन्ग रन में वो दे आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू चीट होता है बाय लोअरिंग प्राइसेस. तो जो बहुत सारी फर्म्स इसमें से कार्टेल्स में से बाहर आ सकती हैं ये सोच के कि अच्छा मुझे जो बेनिफिट टू चीट है वो बड़ा मिलेगा, सो वो प्राइसेस लोअर कर देते. When undetected, price cuts occur along very elastic single firm demand curve. So अब अगर इसका पता ना चले कार्टेल्स का, तो जो प्राइस कट्स हैं दे अकर अलॉन्ग वेरी इलास्टिक सिंगल फर्म डिमांड कर्व. यानी जो सिंगल फर्म डिमांड कर्व है उसकी तरह का इसका बिहेवियर है. In lower of much greater revenues for any one firm that cuts prices. जो भी प्राइस कम करेगी उसको तो बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा. Cartel members secretly cut prices, causing price to fall sharply along a much steeper demand curve. तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो बहुत स्टीप होती है, तो इस वजह से उसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करती है. तो ये देखें, ये आपकी अगर डिमांड कर्व्स को देखें
तो यहाँ प्राइस का कट जो है वो अनडिटेक्टेड था और यहाँ पे प्राइस कट मैच हो गया, तो डिमांड कितनी स्टीप हो गई। ठीक है, तो वो पिछले केस में जो हमारे पास इंटेल का जो इंसेंटिव टू चीट था उसको हम सामने रखें, तो क्वांटिटी ऑफ चिप्स सोल्ड बाय इंटेल एज अगेंस्ट इंटेल की जो प्राइसेस। सो क्वांटिटी ए पे जो है वो आपकी जो प्राइस है वो बहुत हाई है, लेकिन क्वांटिटी सी पे जो है वो आपकी प्राइस लो। और अगर आप स्टीप डिमांड कर्व की बात करें तो देखिए क्यू डी कम क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज की है, प्राइस लो। अच्छा, फिर कोलूजन तो है हमारा कि हमारा एक दूसरे के साथ जो है वो एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन कुछ टेसिड कोलूजन्स भी होते हैं। दे आर बेसिकली फार लेस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉपरेशन अमंग ऑलिगोपोली फर्म्स। सो इसमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, अनलाइक कार्टेल्स जैसे था। तो इसमें टेसिड कोलूजन है, आप मिल बैठ के एक दूसरे की स्ट्रेटजीज को स्टडी करके उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। So that is a cooperation occurs without any explicit agreement or any other facilitating practices, ये हम अभी बात कर चुके हैं। तो स्ट्रेटेजिक एंट्री डिटरेंस क्या है? क्योंकि ओलिगोपोली में हमने पढ़ा था, इसमें ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री एग्जिट जो है वो बहुत इजी है। सो अब उसमें अगर किसी तरह से हम एंट्री के डिटरेंस यानी कोई कोई हर्डल्स क्रिएट कर दें तो उससे क्या होगा? जो established firms हैं make strategic moves, ऐसी मूव्स करते हैं डिजाइन टू डिस्करेज और प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू अ मार्केट। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि नई मार्केट में एक फर्म आने लगी है और हमें ये भी पता है कि जब फर्म नई होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट करें 20 रुपीज़ पर यूनिट, और मुझे पता है कि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी इकॉनमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुका हूँ कि मैं 14 रुपीज़ में वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मैं नए नए एंट्रेंट को अंदर आने से, मार्केट में एंटर होने से मना करने के लिए या रोकने के लिए मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और अपने साथ जितने भी मज़ीद फर्म्स हैं उनको मिला के मैं कहता हूँ कि अच्छा हमने ना 18 का बेचना है, ताकि वो जो नया एंट्रेंट है वो मार्केट में एंटर ही ना हो सके। तो ये स्ट्रेटेजिक एंट्री डिटरेंस होगी। दो तरह की स्ट्रेटेजिक मूव्स हो सकती हैं, एक तो ये कि प्राइसेस जो है वो लिमिट कर दी जाए और फिर कैपेसिटी बढ़ा ली है, यानी हम अपनी कैपेसिटी खुद ही बढ़ा लें। सो उसकी वजह से हमें इकॉनमीज ऑफ स्केल मज़ीद ज़्यादा अचीव हो जाएंगी, और लिमिट प्राइसिंग अभी हम बात कर चुके हैं पहले। सो इट इज़ established firms commits to setting prices below profit maximizing level of to prevent entry। तो हमने ये कहा था कि उसकी कॉस्ट 20 है, इसकी कॉस्ट 14 है, ये कहता है मैं 18 का बेच दूंगा, तो 20 वाला कैसे प्रोड्यूस करेगा? बेचारा प्रोड्यूस करने से पहले ही मार्केट से आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने ये कहा था कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा लें। अगर हम पहले 5,000 यूनिट्स बढ़ा लें, पैदा कर रहे हैं, तो हम उसको 10,000 कर लें, ताकि ये जो नया एंट्रेंट है इसको हम जगह ही ना दे सकें, तो मार्केट में एंटर ही नहीं हो पाएगा बेचारा। सो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेज एन ओलिगोपोलिस्ट या मोनोपोलिस्ट दोनों में मेक अ क्रेडिबल कमिटमेंट टू चार्ज अ लोअर प्राइस फॉर एवर। और ये भी कह सकता है कि अच्छा भाई, हम तो जो हो जाए हम हमेशा अब आपको लेट्स से 18 का देंगे, 20 का नहीं देंगे। तो वो इस तरह की कमिटमेंट कर सकते। सो लिमिट प्राइसिंग को अगर आप देखें तो स्टार कॉफ़ी का एलिमेंट है। सो यहाँ पे लिमिट प्राइसिंग ये है कि आपने हमेशा $3 का सेल करें। ठीक, तो अगर आप बर्न बीन्स की मार्केट में एंटर होते हैं तो आपने 3 का ही सेल सॉरी बर्न बीन्स के साथ कंपेयर करते हैं और आपने लिमिट प्राइसिंग ली है, तो बर्न बीन्स भी उसमें एंटर होती है अगर, तो आपके जो रेवेन्यूज़ हैं स्टार कॉफ़ी के और बर्न बीन्स के 35 हो जाते हैं, और बर्न बीन्स एंटर नहीं हो पाती, -20 हो जाती है।
और बर्न बीन्स अगर फैसला करती है कि मैं सॉरी मार्केट में एंटर नहीं होती, तो ये तो रेवेन्यू कमा रहा है, उसने अपने आप को अवॉइड कर लिया बिजनेस में एंटर होने से। अब अगर स्टार कॉफ़ी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो लिमिट प्राइसिंग नहीं करता, मेरे पास जो करंट प्राइस है $4 की, मैं वही चार्ज करूँगा, तो बर्न